हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 160 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। पंजाब की चुनौती। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह सही प्रश्न पूछा कि आखिर खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन का सरगना अमृतपाल सिंह पुलिस को चकमा देकर कैसे भाग गया। हाईकोर्ट ने इस पर भी अपनी नाखुशी प्रकट की कि जब अमृतपाल देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था तो फिर समय रहते उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। भले ही पंजाब पुलिस कह रही है कि वह जल्द ही भगोड़े अमृतपाल को पकड़ लेगी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि 3 दिन बीत गए हैं और वह खाली हाथ है। पुलिस को न केवल अमृतपाल तक पहुंचना होगा बल्कि उसके समर्थकों तक भी। संभव है कि वह पुलिस से बचने में इसीलिए समर्थ हो क्योंकि उसे छिपाने वाले सक्रिय हो गए हैं। पंजाब में ऐसे तत्वों की संख्या इसलिए बढ़ी है क्योंकि अमृतपाल के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं की गई। वह पिछले करीब 6 माह से कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देने के साथ युवाओं को उकसाने और वैमनस्य पैदा करने में लगा हुआ था। समझना कठिन है कि उससे यह सब करने की छूट कैसे मिली हुई थी, और वह भी तब जब वह हथियार और हिंसा की बात कर रहा था। उसने हथियारबंद लोग भी एकत्रित कर लिए थे और उन्हीं के बल पर वह एक थाने में धावा बोलने में समर्थ रहा। कायदे से इस घटना के बाद ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें देरी की गई। इस देरी के दुष्परिणाम से बचना है तो अमृतपाल की गिरफ्तारी जल्द करनी होगी। इसके साथ ही उसके समर्थकों पर भी निगाह रखनी होगी और उन तत्वों पर भी जो माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे ही तत्वों के कारण पंजाब के कई स्थानों पर इंटरनेट सेवाओं को बाधित करना पड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की माने तो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर माहौल खराब करने वालों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी उनकी चुनौती खत्म नहीं हुई है। पहली चुनौती तो फरार अमृतपाल को पकड़ना है और दूसरी अन्य अतिवादी एवं अलगाववादी तत्वों पर लगाम लगाना। यह इसलिए आसान नहीं क्योंकि पंजाब में कई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समूह ऐसे हैं जो दबे छिपे स्वर में अमृतपाल जैसे तत्वों के पक्ष में बयानबाजी करते रहते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ऐसे तत्व अमृतपाल की निंदा करने के लिए तैयार नहीं। चूंकि पंजाब से अधिक खालिस्तान समर्थक देश से बाहर और विशेष रूप से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में नजर आ रहे हैं, इसीलिए पंजाब सरकार के साथ भारत सरकार को भी सतर्क रहना होगा। ये खालिस्तान समर्थक इंटरनेट मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार में जुट गए हैं। उनका दुस्साहस इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि वे भारतीय राजनयिक केंद्रों को भी निशाना बना रहे हैं। संसद में टकराव। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जिस तरह बढ़ता चला जा रहा है, उससे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के बिना किसी विशेष कामकाज के खत्म होने की आशंका बढ़ गई है। यद्यपि दोनों पक्षों के बीच सहयोग समन्वय कायम करने के प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। जहां सत्ता पक्ष को राहुल गांधी की माफी से कम कुछ मंजूर नहीं, वहीं विपक्ष अदानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन किए जाने की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर क्षमा याचना के बाद ही संसद चलने की संभावना जता रहा है, तो विपक्ष कह रहा है कि अदानी मामले में बीच के किसी रास्ते की गुंजाइश ही नहीं है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांग को लेकर इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब उनके पीछे लौटने की कोई सूरत नहीं दिखाई देती। अब संसद तभी चल सकती है जब दोनों पक्ष या एक दूसरे की मांग माने या फिर अपनी अपनी मांग छोड़ें। चूंकि ऐसा होता नहीं दिखता, इसलिए संसद चलने के आसार नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों की इसमें दिलचस्पी ही नहीं रह गई है।
कि संसद चले और वित्त विधेयक पर बहस होने के साथ प्रस्तावित विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़े। यदि पक्ष विपक्ष के हंगामे के चलते संसद का यह सत्र बिना किसी कामकाज के खत्म हो जाता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण ही होगा। संसद की कार्यवाही के प्रति मिनट लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन बात केवल धन की बर्बादी की ही नहीं आवश्यक विधेयक अटके रहने से राष्ट्र को होने वाली क्षति की भी है। वैसे तो इस क्षति की चिंता दोनों पक्षों को करनी चाहिए, लेकिन सबसे अधिक सत्ता पक्ष को करनी चाहिए, क्योंकि संसद चलाने का दायित्व उसका ही होता है। यह संभवतः पहली बार है जब सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण भी संसद नहीं चल पा रही है। सत्ता पक्ष को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि देश की जनता को यह संदेश जा रहा है कि उसकी रुचि संसद चलाने में नहीं। सबसे पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय हितों को देने के उसके संकल्प की पूर्ति तभी होगी जब वह संसद चलाने को लेकर प्रतिबद्ध दिखेगा। जैसे सत्ता पक्ष को राहुल गांधी की माफी को नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए, वैसे ही विपक्ष को भी अदानी मामले की जांच जेपीसी से कराने की जिद नहीं पकड़नी चाहिए, क्योंकि इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। यह समिति उन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने में समर्थ है जो विपक्ष उठा रहा है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संयुक्त संसदीय समितियां किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय दलगत राजनीति का अखाड़ा बनकर रह जाती है। संभल कर बोलिए। सूरत की एक अदालत की ओर से आपराधिक मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। चूंकि उनकी सजा निलंबित करके उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने की सुविधा दी गई है, इसलिए उन्हें फौरी राहत मिल गई है। लेकिन उच्चतर न्यायपालिका की ओर से उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई जाती तो उनकी लोकसभा सदस्यता जा सकती है। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन अपनी सजा पर राहुल गांधी के यह कहने का कोई मतलब नहीं कि सत्य मेरा भगवान है। महात्मा गांधी के इस कथन का उल्लेख करना इसलिए व्यर्थ है क्योंकि उन्हें जिस बयान के लिए मानहानि का दोषी पाया गया उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए ललित मोदी, नीरव मोदी का उल्लेख करते हुए यह जो कहा था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, वह हर दृष्टि से एक अपमानजनक और अभद्र बयान था। पिछले लोकसभा चुनाव के अवसर पर उनकी ओर से दिया गया यह बयान एक जाति विशेष के लोगों के प्रति उनकी दुर्भावना का परिचायक था। यही कारण रहा कि उन्हें मानहानि का दोषी पाया गया। राहुल गांधी को यह आभास होना चाहिए था कि वह अपने बयान से एक जाति के लोगों को लांछित कर रहे थे। वह कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि संभल कर बोलना छोड़ दें और जो मन में आए बोल दें। समस्या यह है कि वह ऐसा ही करते रहते हैं और इसी कारण रह रहकर आलोचना और विवाद का केंद्र बनते रहते हैं। किसी को कुछ भी कह देना और यहाँ तक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना गैर जिम्मेदाराना हरकत ही नहीं, स्वयं को अति विशिष्ट समझने की आवश्यक मानसिकता भी है। सार्वजनिक जीवन में ऐसी सामंती मानसिकता के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। होना तो यह चाहिए था कि राहुल गांधी अपने अपमानजनक बयान के लिए क्षमा याचना कर लेते, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। परिणाम यह है कि अब उनकी राजनीति पर ही बनहाई है। वह जिस कठिनाई में फंसे हैं उसके लिए अपने अतिरिक्त अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते। यह विचित्र है कि कांग्रेस जन राहुल गांधी का बचाव करते हुए न्यायिक प्रक्रिया पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। किसी को राजनीति करने के नाम पर कुछ भी कहने की छूट नहीं दी जा सकती। राहुल गांधी तो इससे और अच्छे परिचित होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी को गलत तरीके से उल्लेख करते हुए जब उन्होंने यह कह दिया था कि अब तो शीर्ष अदालत भी कह रही है कि चौकीदार चोर है, तो उन्हें मांगनी पड़ी है। पूर्व सांसद राहुल गांधी। आखिरकार मानहानि के मामले में दंडित राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, क्योंकि कानून यही कहता है कि 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा पाते ही किसी विधायक सांसद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
इसी के साथ कांग्रेस यह संदेश देने में जुट गई है कि राहुल गांधी को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की कीमत चुकानी पड़ी। यह संदेश किसी दूर तक नहीं जाएगा और जनता इसे किस रूप में लेगी इस पर निर्भर करेगा कि राहुल गांधी को जनता की सहानुभूति मिल पाती है या नहीं। कांग्रेस कुछ भी मानकर चल रही हो, उसके लिए यह माहौल बनाना आसान नहीं होगा कि राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए सरकार ने छल बल से उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करा दी, क्योंकि सच तो यही है कि उन्हें अदालत ने मानहानि का दोषी पाया है और उनकी सदस्यता उसी तरह गई जैसे दर्जनों अन्य विधायकों और सांसदों की गई हैं। इनमें लालू यादव से लेकर आजम खान तक हैं। चूंकि विभिन्न मामलों में दोषी पाए जिन विधायकों और सांसदों की सदस्यता गई है, उनमें सभी दलों और यहां तक कि भाजपा के नेता भी शामिल हैं। इसलिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से यह प्रचारित करना आसान नहीं होगा कि केवल विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को ही निशाना बनाया जा रहा है। यह थोथा प्रचार इसलिए और भी मुश्किल होगा क्योंकि जनता इससे भली तरह अवगत है कि राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए गई क्योंकि वह मानहानि के मामले में दोषी पाए गए हैं। राहुल गांधी मानहानि के दोषी इसलिए पाए गए क्योंकि उन्होंने अपने इस कथन के लिए क्षमा मांगने से मना कर दिया कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। यह ईर्ष्या और द्वेष से भरी एक अपमानजनक टिप्पणी थी। इसके लिए खेद प्रकट करने के स्थान पर राहुल गांधी कभी यह कहते हैं कि सत्य मेरा भगवान है और कभी यह कि मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं। इस बयानबाजी का उस विषय से कोई लेना देना नहीं जिसके लिए उन्हें दंडित किया गया और जिसके कारण उनकी सदस्यता गई। उन्हें जिस मामले में कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए उस पर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि एक तो जनता सब जानती है और दूसरे भाजपा यह बताने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली कि राहुल गांधी ने एक जाति विशेष के लोगों पर अभद्र टिप्पणी करके उनका अपमान किया था और उन्हें सजा अदालत ने सुनाई है। राहुल गांधी का अतीत भी इसकी गवाही देता है कि वह किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं। कहना कठिन है कि उन्हें उच्चतम न्यायपालिका से राहत मिलेगी या नहीं और कांग्रेस उनकी सदस्यता खोने को राजनीतिक रूप से भुना पाएगी या नहीं, लेकिन यदि नेतागण संभल कर बोलना सीख लें तो इससे उनका और भारतीय राजनीति का हित ही होगा। धन्यवाद।